हेलो फ्रेंड्स, स्टडी क्लास 0.2 में आपका स्वागत है। आई एम सोनू। दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस अध्याय 4 कार्यपालिका। कार्यपालिका का अर्थ सरकार का वह अंग जो नियमों कानूनों को लागू करता है। तो क्या है दोस्तों कि सरकार का वह अंग जो नियमों कानूनों को लागू करता है और प्रशासन का काम करता है उसे कार्यपालिका कहते हैं। तो सरकार का वह अंग जो नियमों कानूनों को लागू करता है और प्रशासन का काम करता है उसे कार्यपालिका कहते हैं। आगे दोस्तों, आगे बात करते हैं कार्यपालिका के विभिन्न प्रकार। संसदीय व्यवस्था, दूसरा अर्ध आदेशात्मक व्यवस्था, तीसरा आदेशात्मक व्यवस्था। तो दोस्तों, कार्यपालिका के विभिन्न प्रकार हैं। संसदीय व्यवस्था है, अर्ध आदेशात्मक व्यवस्था है, आदेशात्मक व्यवस्था है। एक ही करके बारे में बात करते हैं। संसदीय व्यवस्था। संसदीय व्यवस्था में प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान होता है। तो संसदीय व्यवस्था में क्या है, प्रधानमंत्री होता है, सरकार का प्रधान होता है। इस व्यवस्था में एक राष्ट्रपति या राजा होता है। तो इस व्यवस्था में क्या होता है, एक राष्ट्रपति भी होता है और एक राजा भी होता है जो देश का नाम मात्र का प्रधान होता है। जैसे भारत के जो राष्ट्रपति और नाम मात्र के प्रधान होता है। प्रधानमंत्री के पास वास्तविक शक्ति होती है। तो भारत के प्रधानमंत्री बहुत ही पावरफुल होते हैं। तो भारत के प्रधानमंत्री के पास वास्तविक शक्ति होती है। उसके बाद आपको क्या लिखा है, भारत, जर्मनी, इटली, जापान, इंग्लैंड और पुर्तगाल आदि देश में यह व्यवस्था है। तो संसदीय व्यवस्था किस किस देश में है? भारत में है, जर्मनी में है, इटली में है, जापान में है, इंग्लैंड में है और पुर्तगाल आदि देशों में यह व्यवस्था है। अर्ध आदेशात्मक व्यवस्था। अर्ध आदेशात्मक व्यवस्था में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों होते हैं। तो अर्ध आदेशात्मक व्यवस्था में राष्ट्रपति भी होते हैं, प्रधानमंत्री भी होते हैं, दोनों होते हैं। लेकिन उसमें राष्ट्रपति को दैनिक कार्यों के संपादन में महत्वपूर्ण शक्तियां प्राप्त हो सकती है। तो क्या है कि दैनिक कार्यों के संपादन में राष्ट्रपति को शक्तियां प्राप्त हो सकती है। और यह व्यवस्था कहाँ कहाँ पाया जाता है? फ्रांस, रूस और श्रीलंका में ऐसी व्यवस्था है। तो फ्रांस में है, रूस में है, श्रीलंका में ऐसी व्यवस्था है। आगे देखते हैं, आगे आपको क्या है, आदेशात्मक व्यवस्था। आदेशात्मक व्यवस्था में राष्ट्रपति देश और सरकार दोनों का ही प्रधान होता है। तो आदेशात्मक व्यवस्था में क्या है कि जो राष्ट्रपति होता है वो देश का भी होता है और सरकार दोनों का प्रधान होता है। इस व्यवस्था में सिद्धांत और व्यवहार दोनों में ही राष्ट्रपति का पद बहुत शक्तिशाली होता है। तो व्यवस्था दोनों में ही राष्ट्रपति का पद बहुत ही शक्तिशाली होता है। अमेरिका, ब्राज़ील और लैटिन अमेरिका के कई देशों में यह व्यवस्था पाई जाती है। तो यह व्यवस्था कहाँ कहाँ पाई जाता है? अमेरिका में, ब्राज़ील में, लैटिन अमेरिका में और कई देशों में यह व्यवस्था पाई जाती है। आगे आपका कार्य के आधार पर मंत्रियों का 3 स्तर में विभाजन। कैबिनेट मंत्री माने मंत्रिमंडलीय, कैबिनेट मंत्री को क्या बोलते हैं? मंत्रिमंडलीय मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। तो दोस्तों कि कैबिनेट मंत्री मंडल का मतलब क्या होता है? जैसे आप स्टूडेंट हो तो आप क्या हो, एक तरीके से राज्य मंत्री। जैसे आप पैसा कमाने लगोगे तब क्या हो जाओगे? कैबिनेट मंत्री। कैबिनेट मंत्री का मतलब होता है कोई भी कार्य करने के लिए आपको स्वतंत्र डिसीजन लिया जाता है। जैसे हमारे देश के रेल मंत्री होते हैं, शिक्षा मंत्री होते हैं, उनके अंदर में बहुत सारे काम करते हैं।
फिर राज्य मंत्री भी होता है, फिर उप मंत्री भी होता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन या चुनाव, कार्यकाल 5 वर्ष। दूसरा, अप्रत्यक्ष निर्वाचन, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। तीसरा आपका क्या, पद से हटाने का आधार महाभियोग। चौथा है निर्वाचन एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। और लास्ट है आपका महाभियोग का आधार संविधान का उल्लंघन। तो पहला क्या देखा आपका कि राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। दूसरा है अप्रत्यक्ष निर्वाचन, जो संसद के दोनों सदनों के, संसद के दो सदन लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य चुनते हैं। पद से हटाने का आधार क्या है, महाभियोग के द्वारा उनको हटा सकते हैं। निर्वाचन एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होता है। और पांचवा है महाभियोग का आधार संविधान का उल्लंघन। तो महाभियोग कब करेंगे, जब राष्ट्रपति असंवैधानिक रूप से काम करेंगे तब। आगे देखते हैं। भारत में संसदीय कार्यपालिका। संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका या जनता के प्रति उत्तरदायी होती है और नियंत्रित भी होती है। तो संसदीय व्यवस्था में क्या है कि जो कार्यपालिका है विधायिका या जनता के प्रति उत्तरदायी होती है और नियंत्रित भी। इसलिए संविधान में राष्ट्रीय और प्रांतीय दोनों ही स्तरों पर संसदीय कार्यपालिका की व्यवस्था को स्वीकार किया गया है। तो राज्य के स्तर पर भी होता है और देश के स्तर पर भी होता है। आगे पॉइंट है आपका, भारत में इस व्यवस्था में राष्ट्रपति औपचारिक प्रधान होता है। तो भारत के जो राष्ट्रपति है वो औपचारिक प्रधान होता है तथा प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद राष्ट्रीय स्तर पर सरकार चलाते हैं। तो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद राष्ट्रीय स्तर पर सरकार चलाते हैं। आगे आपका है, राज्यों के स्तर पर राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद मिल करके कार्यपालिका बनाते हैं। तो राज्य स्तर पर क्या होता है दोस्तों, राज्यपाल होता है, मुख्यमंत्री होता है और मंत्रिपरिषद मिल करके कार्यपालिका का निर्माण करते हैं। जहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश होता है वहाँ पे उपराज्यपाल होता है। और भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। दिल्ली में आपका उपराज्यपाल होगा और जितने भी आपके राज्य हैं वहाँ पे राज्यपाल होगा, मुख्यमंत्री होगा और मंत्रिपरिषद होता है। 3 प्रकार के, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। राष्ट्रपति की शक्ति और स्थिति। एक औपचारिक प्रधान है। राष्ट्रपति को वैसे तो बहुत सी कार्यकारी, विधायी माने कानून बनाना, कानून और आपात शक्तियाँ प्राप्त है, परंतु इन सभी शक्तियों का प्रयोग वह मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है। तो राष्ट्रपति की शक्ति और स्थिति क्या है दोस्तों कि एक औपचारिक प्रधान तो है, राष्ट्रपति को वैसे तो बहुत सी कार्यकारी, विधायी माने कानून बनाना और कानूनी और आपात शक्तियाँ प्राप्त है, परंतु इन सभी शक्तियों का प्रयोग वह मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है। आगे है आपका, राष्ट्रपति के विशेषाधिकार। पहला, सदनों को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। दूसरा, वीटो शक्ति का प्रयोग करके संसद द्वारा पारित विधेयकों को स्वीकृति देने में विलंब। तीसरा, चुनाव के बाद कई नेताओं के दावे के समय यह निर्णय करे कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा। तो विशेषाधिकार क्या है कि पहला है कि सदनों को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, जो कानून होता है पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। दूसरा है वीटो शक्ति। वीटो शक्ति एक नकारात्मक शक्ति होता है। वीटो शक्ति का प्रयोग करके संसद द्वारा पारित जो विधेयक है उसको स्वीकृति देने में विलंब का मतलब होता है देर करना। तीसरा है चुनाव के बाद कई नेताओं के दावे के समय यह निर्णय करे कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा। अगला पॉइंट आपका, प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद। प्रधानमंत्री पद के लिए योग्यताएं, वह 25 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो, बहुमत का समर्थन प्राप्त हो। और आगे पॉइंट है, यदि प्रधानमंत्री बनने के लिए वह संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है तो 6 महीने के भीतर उसे संसद का सदस्य के रूप में निर्वाचित होना अनिवार्य होगा।
यह स्थिति मंत्रियों पर भी लागू होती है। तो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद वह 25 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो, बहुमत का समर्थन प्राप्त हो। यदि प्रधानमंत्री बनने के लिए वह संसद के किसी भी सदन में या लोकसभा या राज्यसभा, तो 6 महीने के भीतर उसे संसद सदस्य के रूप में निर्वाचित होना अनिवार्य होगा। यह स्थिति मंत्रियों पर भी लागू होती है। आखिर राष्ट्रपति पद की क्या आवश्यकता है? संसदीय व्यवस्था में समर्थन न रहने पर मंत्रिपरिषद को कभी भी हटाया जा सकता है। ऐसे समय में एक ऐसे राष्ट्रीय प्रमुख की आवश्यकता पड़ती है जिसका कार्यकाल अस्थायी हो, जो सांकेतिक रूप से पूरे देश का प्रतिनिधि कर सके। तीसरा आपका क्या देखा है कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति ये सभी कार्य करते हैं। तो राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में क्या है दोस्तों कि ये सारे कार्य कौन करते हैं? उपराष्ट्रपति करते हैं। तो पहला पॉइंट क्या है कि संसदीय व्यवस्था में समर्थन न रहने पर मंत्रिपरिषद को कभी भी हटाया जा सकता है। ऐसे समय में एक ऐसे राष्ट्र प्रमुख की आवश्यकता पड़ती है जिसका कार्यकाल अस्थायी हो, जो सांकेतिक रूप से पूरे देश का प्रतिनिधित्व कर सके। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति ये सभी कार्य करते हैं। अगला पॉइंट आपका है, भारत का उपराष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए चुना जाता है और जिस तरह राष्ट्रपति को चुना जाता है, तो भारत का जो उपराष्ट्रपति है वो 5 वर्ष के लिए चुना जाता है और जिस तरह राष्ट्रपति को चुना जाता है। आगे पॉइंट आपका, वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र, महाभियोग द्वारा हटाए जाने या अन्य किसी कार्य के पद रिक्त होने पर वह कार्यवाहक राष्ट्रपति का काम करता है। तो वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। दोस्तों राज्यसभा में जो राज्यसभा के जो मेंबर को कंट्रोल करने के लिए पदेन सभापति होता है उपराष्ट्रपति। और राष्ट्रपति की मृत्यु या त्यागपत्र, महाभियोग द्वारा हटाए जाने या अन्य किसी कार्य के पद पर रिक्त होने पर वह कार्यवाहक राष्ट्रपति का काम करता है। आगे, प्रधानमंत्री की शक्तियां। पहला, बहुमत दल का नेता। दूसरा, मंत्रालयों का आवंटन। तीसरा, मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण। चौथा, मीडिया तक पहुंच। पांचवा, लोकसभा का नेतृत्व। और छठा, विदेशी यात्रियों के दौरान राष्ट्रीय नेता की छवि। तो दोस्तों पहला क्या है, बहुमत दल का नेता। जो प्रधानमंत्री होता है वो लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है। मंत्रालयों का आवंटन करते हैं, जैसे कौन सा कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण। जो प्रधानमंत्री होता है वो मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण करते हैं, जैसे खेल मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री। मीडिया तक पहुंच होती है उनकी। लोकसभा का नेतृत्व करते हैं। और छठा है कि विदेशी यात्राओं के दौरान राष्ट्रीय नेता की छवि। राज्यों में कार्यपालिका का स्वरूप। राज्यों में एक राज्यपाल होता है जो केंद्रीय सरकार की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है। दूसरा, मुख्यमंत्री विधानसभा में बहुमत दल का नेता होता है। तीसरा, बाकी सभी सिद्धांत वही है जो केंद्र सरकार में संसदीय व्यवस्था होने के कारण लागू होता है। तो राज्यों में कार्यपालिका का निर्माण कैसे होता है दोस्तों? राज्यों में एक राज्यपाल होता है और केंद्रीय सरकार की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है। मुख्यमंत्री विधानसभा में बहुमत दल का नेता होता है। बाकी सभी सिद्धांत वही है जो केंद्र सरकार में संसदीय व्यवस्था होने के कारण लागू है। आगे देखेंगे दोस्तों, अस्थायी कार्यपालिका, नौकरशाही। कार्यपालिका में मुख्यतः राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रीगण और नौकरशाही या प्रशासनिक का एक विशाल संगठन सम्मिलित होता है। इसे नागरिक सेवा कहते हैं। तो कार्यपालिका में मुख्यतः राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रीगण और नौकरशाही या प्रशासनिक का एक विशाल संगठन सम्मिलित होता है। इसे नागरिक सेवा कहते हैं। आगे दोस्तों, आगे हम बात करते हैं
दूसरा पॉइंट, नौकरशाही में सरकार के अस्थायी कर्मचारी के रूप में कार्य करने वाले प्रशिक्षित और प्रवीण अधिकारी नीतियों को बनाने में तथा उन्हें लागू करने में मंत्रियों का सहयोग करते हैं। तो नौकरशाही में क्या देखा दोस्तों कि सरकार के जो अस्थायी कर्मचारी के रूप में कार्य करने वाले प्रशिक्षित और प्रवीण अधिकारी नीतियों को बनाने में तथा उसे लागू करने में मंत्रियों का सहयोग करते हैं। तीसरा पॉइंट, भारत में एक दक्ष प्रशासनिक मशीनरी मौजूद है, लेकिन यह मशीनरी राजनीतिक रूप से उत्तरदायी है। इसका अर्थ है कि नौकरशाही राजनीतिक रूप से तटस्थ है, यानी दूर है। भारत में एक दक्ष प्रशासनिक मशीनरी है मौजूद है, लेकिन यह मशीनरी राजनीतिक रूप से उत्तरदायी है। इसका अर्थ है कि नौकरशाही राजनीति रूप से क्या है, दूर है। आगे पॉइंट, प्रजातंत्र में सरकारें आती जाती है। इसी स्थिति में प्रशासनिक मशीनरी यह जिम्मेदारी है कि वह नई सरकार को अपनी नीतियां बनाने में और उन्हें लागू करने में मदद करे। तो क्या होता है दोस्तों, प्रजातंत्र में, लोकतंत्र में क्या होते हैं, एक सरकार आती है, दूसरी जाती है। तो जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं वो अस्थायी रूप से होते हैं और उनकी जिम्मेदारी होती है कि नई सरकार को अपनी नीतियां बनाने में और उन्हें लागू करने में मदद करें। लास्ट पॉइंट आपका, नौकरशाही के सदस्यों का चुनाव। नौकरशाही में अखिल भारतीय सेवाएं, प्रांतीय सेवाएं, स्थानीय सरकार के कर्मचारी और लोक उपक्रमों के तकनीकी एवं प्रबंधकीय अधिकारी सम्मिलित हैं। तो नौकरशाही के सदस्यों का चुनाव नौकरशाही में अखिल भारतीय सेवाएं, प्रांतीय सेवाएं, स्थानीय सरकार के कर्मचारी और लोक उपक्रमों के तकनीकी एवं प्रबंधकीय अधिकारी सम्मिलित हैं। भारत में सिविल सेवा के सदस्यों की भर्ती प्रक्रिया का कार्य संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी को सौंपा गया है। तो भारत में सिविल सेवा के सदस्यों की जो भर्ती प्रक्रिया का कार्य संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी को सौंपा गया है। आगे देखते हैं दोस्तों, क्या रहेगा आपका, संघ लोक सेवा आयोग सिविल सेवकों का चयन योग्यता प्रतियोगिता परीक्षाओं के आधार पर चयन, भेदभाव रहित चयन, और उसके बाद आपका है समान अवसर। तो संघ लोक सेवा आयोग सिविल सेवकों का चयन करते हैं योग्यता के आधार पर, प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर चयन होता है, भेदभाव रहित चयन होता है और समान अवसर होता है। उसके बाद अगला पॉइंट क्या है आपका दोस्तों, आगे हम बात करते हैं। ऐसा ही लोक सेवा आयोग राज्यों में भी बनाए गए हैं जिन्हें राज्य लोक सेवा आयोग कहा जाता है। तो ऐसा ही लोक सेवा आयोग राज्य में भी बनाए गए जिन्हें क्या बोलते हैं, राज्य, माने राज्य का लोक सेवा आयोग। लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल निश्चित होता है। उनको सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के द्वारा की गई जांच के आधार पर ही निलंबित या अपदस्थ किया जा सकता है। तो लोकसभा आयोग के जो सदस्य का कार्यकाल निश्चित होता है, उनको सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के द्वारा ही की गई जांच के आधार पर ही निलंबित किया या अपदस्थ किया जा सकता है। लास्ट पॉइंट क्या है दोस्तों, लोक सेवकों की नियुक्ति दक्षता और योग्यता को आधार बनाकर की जाती है। संविधान ने पिछड़े वर्गों के साथ साथ समाज के सभी वर्गों को सरकारी नौकरशाही बनने का मौका दिया है। इसके लिए संविधान दलित और आदिवासियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था करता है। तो लोक सेवकों की नियुक्ति व दक्षता और योग्यता को आधार बना करके की जाती है। संविधान ने पिछड़े वर्गों के साथ साथ समाज के सभी वर्गों को सरकारी नौकरशाही बनने का मौका दिया है। इसके लिए संविधान दलित और आदिवासियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था करता है। सिविल सेवाओं का वर्गीकरण, अखिल भारतीय सेवाएं, भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, केंद्रीय सेवाएं, भारतीय विदेश सेवा, भारतीय सीमा शुल्क, प्रांतीय सेवाएं, डिप्टी कलेक्टर, बिक्री कर अधिकारी। तो सिविल सेवाओं का वर्गीकरण है
अखिल भारतीय सेवाएं, भारतीय प्रशासनिक सेवाएं, भारतीय पुलिस सेवाएं, केंद्रीय सेवाएं, भारतीय विदेश सेवा, भारतीय सीमा शुल्क, प्रांतीय सेवाएं, डिप्टी कलेक्टर, बिक्री कर अधिकारी। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे क्या पॉइंट है आपका। भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS, आई माने इंडियन, ए एडमिनिस्ट्रेशन, एस माने सर्विस, तथा भारतीय पुलिस सेवा IPS, आई माने इंडियन, पी माने पुलिस, एस माने सर्विस के उम्मीदवारों का चयन संघ लोक सेवा आयोग करता है। तो भारतीय प्रशासनिक माने IAS, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस, तथा भारतीय पुलिस सेवा IPS, इंडियन पुलिस सर्विस के उम्मीदवारों का चयन संघ लोक सेवा आयोग करता है। किसी जिले का जिलाधिकारी कलेक्टर उस जिले में सरकार का सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होता है और ये सामान्यतः IAS स्तर का अधिकारी होता है। तो किसी जिले का अधिकारी कलेक्टर उस जिले में सरकार का सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होता है और ये सामान्यतः IAS स्तर का अधिकारी होता है। तो दोस्तों आगे हम बात करते हैं आगे क्या रखा है दोस्तों, राजनीतिक कार्यपालिका तथा अस्थायी कार्यपालिका में अंतर। राजनीतिक कार्यपालिका क्या होता है दोस्तों? राजनीतिक कार्यपालिका में सरकार के प्रधान और उनके मंत्रियों को सम्मिलित किया जाता है। ये सरकार की सभी नीतियों के लिए उत्तरदायी होते हैं। राजनीतिक अधिकारी निर्वाचित होते हैं, अस्थायी नहीं। तो राजनीतिक कार्यपालिका में सरकार के प्रधान और उनके मंत्रियों को सम्मिलित किया जाता है, माने शामिल किया जाता है। ये सरकार के सभी नीतियों के लिए उत्तरदायी होते हैं। राजनीतिक अधिकारी निर्वाचित होते हैं, अस्थायी नहीं। अस्थायी कार्यपालिका में जो लोग रोज रोज के प्रशासन के लिए उत्तरदायी होते हैं को सम्मिलित किया जाता है, ये सिविल सेवक हैं। तो दोस्तों अंतर इसमें क्या देखा है आपका, राजनीतिक कार्यपालिका 5 वर्ष के लिए चुनी जाती है, रिटायरमेंट की आयु तक काम करते हैं, है ना। रिटायरमेंट की आयु तक क्या करते हैं दोस्तों, काम करते हैं। समय से पहले भी हटाई जा सकती है। रिटायरमेंट का मतलब होता है जो भी 65 साल 60 साल के बाद उनको रिटायरमेंट होता है तब तक काम करते हैं। समय से पहले भी हटाई जा सकती है अपने कार्यों में दक्ष और निपुण होने के कारण। तीसरा है अपने कार्यों में निपुण नहीं होते। तीसरा राजनीतिक कार्यपालिका को मदद करते हैं। उदाहरण राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद। उदाहरण IAS IPS। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।